अगर प्रिपरेशन कर रहे हो 70th बीपीएससी मेंस के लिए तो यकीन मानो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा सुनना, क्योंकि जो भी टॉपिक आज करा रहे हैं वो आपके मेंस के लिए डायरेक्ट हिट टॉपिक होगा, क्योंकि बार बार न्यूज़ में आ रहा है। ठीक है, जैसे इम्पैक्ट और रुपी वीकनिंग, रुपी का डेप्रिसिएशन हो रहा है। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जो आप 100 रुपये का कोई चीज़ खरीद रहे थे आप 120 में खरीद रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ है कि आपके जेब से ज़्यादा खर्चा हो रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ इन्फ्लेशन। तो जब भी इन्फ्लेशन होगा तो रुपी का डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, रुपी डेप्रिसिएट करेगा, रुपी निचले स्तर पे आएगा। तो अभी आप देखोगे कि इंडियन रुपीज वर्सेस डॉलर चल रहा है बार बार न्यूज में, मतलब इनके बीच में टशन चल रहा है। टशन का मतलब रुपी जो है ना डेप्रिसिएट कर रहा है, यूएस डॉलर बढ़ रहा है। आप देखोगे द इंडियन रुपीज रिसेंटली फ्लंग टू एन अनप्रेसिडेंटेड लो ऑफ 86 अगेंस्ट द यूएस डॉलर। मतलब अब देखोगे ना इंडिया का जो रुपी है ना अपने सबसे निचली स्तर पे है और यूएस डॉलर के मुताबिक $1 के बराबर 86 रुपया तक पहुंच गया। ये बहुत बेकार बात है हमारे लिए। इसके क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो भी हम देखेंगे। रिफ्लेक्टिंग अ रोबस्ट डॉलर एंड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर, ये भी एक कारण है, क्योंकि डॉलर बढ़ा है, डॉलर में इंक्रीमेंट हुआ है, स्ट्रांग हुआ है, और कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर के कारण भी। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ऐसे ऐसे टॉपिक अगर एग्जाम में अचानक आ जाए ना तो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे कि आपको लिखना क्या है। तो देखते हैं क्या क्या फैक्टर है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या फैक्टर है कि जो वीकनिंग हो रहा है रुपी। तो सबसे पहला बात, हाई इन्फ्लेशन। आप बोलोगे इन्फ्लेशन से क्या है मतलब है, देखो इन्फ्लेशन जब भी होता है ना तो रुपी ऑलरेडी डिप्रिशिएट कर जाता है। ठीक है, रुपी क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हम 100 रुपये में खरीद रहे थे अब 120 रुपये में खरीद रहे, तो रुपी का डिप्रिसिएशन हुआ। तो हम जो फैक्टर पढ़ रहे हैं रुपी वीकनिंग, तो यूएस डॉलर के हिसाब से ही नहीं पढ़ेंगे। यूएस डॉलर वन ऑफ द कॉज, लेकिन इन्फ्लेशन इज ऑल्सो अ कॉजिंग फैक्टर। ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन के कारण भी हमारा जो हमारा मनी है ना वो क्या हो रहा है, हमारा जो पैसा है वो डिप्रिशिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब रिटेल इन्फ्लेशन रीच टू 6.7%। जो रिटेल इन्फ्लेशन है हमारा वो 6.7% पहुंच गया, विच इज अबव आरबीआई टारगेट ऑफ 2 से 6%। जो आरबीआई बोलता है कि प्लस माइनस मतलब 2 से 6 तक, ठीक है, प्लस अगर 4% प्लस माइनस 2 हो सकता है, मतलब 6 जा सकता है, नीचे 2 तक जा सकता है, मतलब 2 और 6 के बीच में रहना पड़ेगा। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज कॉल्ड नथिंग बट सीपीआई। सीपीआई हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है, वो आरबीआई का मानना है कि 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए, लेकिन ये भी 6.7% पे चला गया है। तो कहीं ना कहीं रुपी क्या हुआ, डेप्रिसिएट हुआ, इसलिए हमारा रुपी वीकनिंग हो रहा है। लेकिन अगर हम यूएस डॉलर को देखें और बॉन्ड यील्ड का देखें, दोनों चीज को देखेंगे, अगर हम यूएस डॉलर का देखें तो यूएस डॉलर का जो इंडेक्स है राइज कर गया 15% से। तो ऑब्वियस सी बात है अगर रुपीस डॉलर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में कहीं ना कहीं रुपी वीकनिंग होगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है हम लोग, ग्लोबलाइजेशन में। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक होता है एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है एफपीआई। यहाँ डिफरेंसेस तो नहीं बता पाऊंगा, टाइम लगेगा। इतना समझो, जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है ना वो इन्वेस्टमेंट करते, ना कि कोई कंपनी लगाते, वो इन्वेस्ट करते। तो वो आउटफ्लो हो गया इंडिया से। तो जब भी एफपीआई आउटफ्लो होगा ना तो यहाँ से क्या ले जाएगा, अपना डॉलर का बोलिया बिस्तर बांध के डॉलर ले जाएगा। तो डॉलर जैसे ही इंडिया से ले जाएगा तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कम होगा। तो कनेक्टिविटी समझो, जब भी आप कनेक्शन ले पाओगे ना, अभी कनेक्शन अभी जरूरी है, मतलब आप एग्जाम में नहीं सोच सकते हो। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा रेडी रहना है एग्जाम के लिए। तो देखो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब हो गया कि जो गैप है ना, गैप में फाइनेंशियली गैप बढ़ रहा है। मतलब इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है ना वो $27 बिलियन पहुंच गया अक्टूबर 2024 में। ये कंसर्न का बात है, क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है, करेंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। ठीक है, करेंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। उसके साथ साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम हायर क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में क्रूड ऑयल हो रहा है, इसलिए ना इंडिया जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है, इंडिया जो कह रहा है जो हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इंडिया का मोस्ट ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व है ना वो यही ऑयल इंपोर्ट में ही खत्म हो जाता है, जो हम लोग पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। अब बॉन्ड यील्ड देखो, एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड यील्ड होता है। बॉन्ड यील्ड मतलब उस पर जो रिटर्न आ रहा है, तो हाई यूएस बॉन्ड यील्ड, जो यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है ना वो हाईएस्ट हो गया, मतलब हाई हो गया, बढ़ गया। इसके कारण क्या हो रहा है कि यूएस आर मोर अपीलिंग टू इन्वेस्टर कंपेयरिंग टू इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया। मतलब जो इन्वेस्टर्स है ना, इन्वेस्टर को वही दिखेगा कहां पे बॉन्ड पे ज्यादा हमको मिल रहा है, तो जहां मिल रहा है वहीं वो भागेंगे। तो उनको यूएस मार्केट में बॉन्ड यील्ड ज्यादा अच्छा मिला देन इंडिया, तो वो इसलिए ना देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो भाग रहे हैं इंडिया से, इस यही कारण है। ठीक है, तो अगर इस फैक्टर को आप इसी फॉर्मेट पे लिखोगे ना डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब क्या क्या हो रहा है इंपैक्ट, अब रूपी डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या करेगा, तो ये चीज अभी समझने का जरूरत है। जब भी आपका रूपी डेप्रिसिएट करेगा मतलब हमारा इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा। इंपोर्ट कॉस्ट का मतलब जो हम मंगा रहे हैं, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो हमको 100 रुपया देना था अब हम 150 रुपया दे रहे हैं, क्योंकि हमारा रूपी वीकनिंग है। जो हमारा 100 रुपया का वैल्यू
2 महीना पहले था वो 150 रुपया हो गया। तो सिंपल सा बात है, हमारे लिए इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब जब भी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। जो अभी $27 बिलियन है वो 100 बिलियन चला जाएगा, 50 चला जाएगा, और करेंट अकाउंट में डेफिसिट हो जाएगा। कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग करेंट अकाउंट में ही करते हैं, ज़्यादा नैरो वर्ड में ही इसको समझाऊंगा कि करेंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कॉस्ट के कारण लेड टू इंक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट एंड देन लेड टू करेंट अकाउंट डेफिसिट। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब देखो इन्फ्लेशन भी है, इन्फ्लेशन प्रेशर किस पे डाले। अब देखो महंगाई है तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ गया ना। देखो एक हो रहा है क्या कि हमारा इंपोर्ट कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है, क्यों हमारा रूपी वीकनिंग है, रूपी वीकनिंग बिकॉज ऑफ यूएस डॉलर बढ़ रहा है। दूसरा क्यों इंपोर्ट कॉस्ट महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ खुद इन्फ्लेशन, हमारे यहाँ खुद महंगाई है। तो महंगाई है तो ऑलरेडी हमारा पैसा का उतना वैल्यू नहीं है, उतना वैल्यू नहीं है, तो हमारा ऑलरेडी इंपोर्ट कॉस्ट महंगा पड़ रहा है। उसके कारण क्या होगा, देखो महंगाई है, ठीक है, महंगाई के कारण इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज महंगाई, उसके कारण इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट कॉस्ट महंगाएंगे इंडिया में, फिर महंगा चीज बिक रहा है, फिर इन्फ्लेशन हो गया। मतलब एक साइकिल हो गया, साइकिल हो गया, इन्फ्लेशन, इंपोर्ट कॉस्ट महंगा, फिर इन्फ्लेशन, साइकिल हो गया। ठीक है, तो ये साइकिल में हम लोग फंस रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन और इंक्रीज कॉस्ट, इन्फ्लेशन के कारण क्या हो रहा है, कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, दिस लेड टू नथिंग बट इकोनॉमिक ग्रोथ को हमको गिरा रहा है। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर आपको एक्सप्लेन तरीके से लिखना है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया क्योंकि मेंस का है, और आप इस बात को समझो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस चीज़ को अगर आप वहाँ पे एड्रेस कर लिए अच्छे से, डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन कुछ इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी है। पॉजिटिव क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट चीपर हो जाएगा, एक्सपोर्ट हमारा चीपर हो जाएगा। चीपर का मतलब क्या होता है कि सस्ता हो जाएगा। ठीक है, हम जो कहीं भेजेंगे ना वो हमारे लिए सस्ता हो जाएगा। उसके साथ साथ इसमें आप देखो जो भी यूट्यूबर है ना, ठीक है, डोंट इंक्लूड मी, ठीक है, जो भी यूट्यूबर है उनके लिए अच्छा हो जाता है। जब भी आप देखोगे कि रुपी डेप्रिशिएट करता है तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा क्यों हो जाता है कि डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर जब भी बढ़ेगा तो उनको डॉलर एक्सचेंज होकर इंडियन रुपीज़ में आता है। ठीक है, लेकिन वो ऐसा सोचते, लेकिन उनको वो बेवकूफ़ है। क्योंकि बेवकूफ़ है मैं बताता हूँ। देखो अभी अगर मान लो डॉलर 86 पे चल रहा है, मान लिया उनका $100 पुट गया, 8600 उनको आ गया, लेकिन यहाँ चीज़ें महंगा भी तो है, कहीं ना कहीं बात बराबर ही हो गया। जो चीज़ 1 रुपया में खरीद रहे थे तुम 8.25 रुपया में खरीद रहे हो। ठीक है, रेमिटेंसेज बढ़ जाता है। रेमिटेंसेज का मतलब होता है जो भी इंडिया के बाहर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो जो अपने घर में पैसा भेजते हैं किसी फॉर्म में, अगर एनजीओ में आता है किसी भी फॉर्म में, तो वो रेमिटेंसेज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रेमिटेंसेज बढ़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा रुपया आएगा। पहले 80 रुपीज़ में आ रहा था, अब 86 रुपीज़ में आ रहा है, तो इंटू 100 यहाँ करो, इंटू 100 यहाँ करो, ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो इसको आप समझो। अब क्या क्या स्टेप आरबीआई ले सकता है, तो आरबीआई का स्टेप भी तो पूछ सकता है आपको एग्जाम में। तो आरबीआई इंटरवीन करेगा कि वो स्टेबलाइज करेगा करेंसी को। कैसे स्टेबलाइज करेगा इंडिया के करेंसी को, वो सेलिंग करेगा डॉलर। डॉलर क्यों सेलिंग करेगा, क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होता है, और उस अपने रिसोर्सेज से क्या करेगा, फॉरेक्स डॉलर को क्या करेगा, बेचना स्टार्ट करेगा। तो आप लिख सकते हो बहुत अच्छा लाइन, क्या करेगा, फ्यूलिंग करेगा, फ्यूलिंग ऑफ डॉलर फ्रॉम फॉरेक्स रिजर्व, ऐसा टर्म लिख सकते हो। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम, हमारे मनी ऑफ सर्कुलर में जैसे डॉलर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारा मनी स्टेबलाइज हो जाएगा। तो पहला ये पॉइंट होगा। दूसरा होगा अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वगैरह भाग गए हैं उनको बुलाया जाएगा और बोला जाएगा हम आपको टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं, आप जल्दी आइए हमारे पास। तो टैक्स बेनिफिट देके एक लुभा दिया जाएगा तो आ जाएंगे। बूस्ट एक्सपोर्ट बाय पीएल, पीएल मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नहीं, पीएलआई स्कीम जो था, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो था, उसके थ्रू हम लोग थोड़ा एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास फायदा ना, एक्सपोर्ट हम जैसे ही बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट जैसे ही बढ़ाएंगे तो वहाँ से डॉलर में पैसा आने लगेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनफ्यूल ऑफ डॉलर हो जाएगा। ठीक है, हमको इन्फ्लेशन जरूर कंट्रोल करना है। तो देखो हमने क्या करा है, थोड़ा स्मार्ट दिमाग लगाओ। जो इम्पैक्ट हो रहा था ना उसी को सॉल्यूशन बता दिया। तो दिस इज द स्मार्ट वर्क। जो आपको इम्पैक्ट हो रहा है ना उसी को तो आपको एड्रेस करना। मतलब सॉल्यूशन किसका देना, जिसका प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन बीपीएससी का होना चाहिए ना। ठीक है, बीपीएससी बच्चों का सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, बीपीएससी जो बॉडी है ना उसका सॉल्यूशन चाहिए हमको। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हम एड्रेस कर देंगे, समझ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अगर आप बताओगे तभी हम लेके आएंगे, जैसे नीर और रीड। ठीक है, नीर मतलब होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, और रीड मतलब होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसके बीच में डिफरेंसेस आपसे जरूर एक्सपेक्ट करेगा बीपीएससी कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप बताते हो तो अभी और भी बचा हुआ टॉपिक बताएंगे। देखो अगर आपको इस हॉलिस्टिक वे में, इस और अच्छे वे में पढ़ना है तो हमारे परिश्रम बैच के साथ आप जुड़ सकते हो, जो 71st बीपीएससी के लिए स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम ट्रू मेंस
और प्रीलिम्स को पढ़ा रहे हैं। क्यों ट्रू कह रहा हूँ कि अभी से ही आपको एक स्ट्रक्चर आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, ठीक है, विथ नोट्स, विथ माय ऑन नोट्स, और आपका खुद का हैंड रिटेन नोट्स होगा, ठीक है, विथ प्री भी आपका साथ ही साथ चलेगा। प्री प्लस मेंस का बैच है। मेंस में आपको रेगुलर मेंस करंट अफेयर्स करा रहे हैं, आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर वे में पढ़ा रहे हैं, सो दैट कि आपका खुद का हैंड रिटेन नोट्स हो। रेगुलर मेंस करंट अफेयर्स चल रहा है, बहुत कम दाम है, 6500 है, लेकिन अभी हम सिर्फ 4875 में दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका फीडबैक भी अच्छा है। आप हमको इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो कोई भी डिटेल जानने के लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया जब ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ का बात हो रहा है, डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। तो पहले तो समझो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ है क्या, ठीक है। देखो ग्लोबल नॉर्थ में नॉर्मली आप देखोगे तो यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, रसिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब जो देश है ना ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं, ये कभी कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ से बहुत आगे है। किस टर्म में? हाई जीडीपी है उनके पास, इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके पास बहुत पहले से है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस है उनका, ठीक है, तो वो लोग आगे हैं। तो वो अगर आगे हैं और साउथ ग्लोबल साउथ पीछे है, तो इनके बीच में जो ब्रिज गैप है ना वो इंडिया फुलफिल करे। वो कैसे करेगा? तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ देगा, हाउ इंडिया एज अ ब्रिज बिटवीन इंडियन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। तो आप समझ लो, पूछ सकता है। तो ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ को आप बताओगे पहले है क्या? कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ये सब जो है ना ग्लोबल साउथ में आते हैं। फेस वेरियस चैलेंजेस एज पॉवर्टी, इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बढ़ ही रहा है। डेवलपिंग कंट्री, ऑल द मोस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ आर डेवलपिंग कंट्री। तो इस बात को समझना है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। अब जब साउथ अफ्रीका में देखो ना इतना ज़्यादा पॉवर्टी है ना, और उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, दोनों फैक्टर। तो इंडिया का एफर्ट क्या ग्लोबल साउथ में? तो जब एफर्ट देखोगे ना, इंडिया प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन नैम मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट में इंडिया का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल था। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अलग टॉपिक है, लेकिन आप इसको कोट कर सकते हो। G77 बनाया गया जिसका ऑब्जेक्टिव था कि प्रेजेंट अ यूनिफाइड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। ये बनाया गया G77 नथिंग बट ग्रुप ऑफ 77 कंट्री, ताकि यूनिफाइड वॉइस आ सके, एक सिंगल वॉइस हो सके ग्लोबल साउथ के लिए। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है साउथ, ठीक है, नॉर्थ एक होता है, देखो एक तो हो गया ग्लोबल नॉर्थ, एक ग्लोबल साउथ। साउथ मतलब मेनली जो सदर्न कंट्री है, सदर्न हेमिस्फीयर वाला कंट्री है, ठीक है। एट अ यूएन जनरल असेंबली एंड अदर यूएन बॉडीज पे एक G77 बनाया गया, सो दैट कि यूएन के जो जनरल असेंबली UNGA है और या फिर यूएन के जो भी बॉडीज है उसके सामने अपनी मांग को रखा जाए, ठीक है। देखो वैक्सीन डिप्लोमेसी, कोविड-19 के टाइम इंडिया वैक्सीन डिप्लोमेसी किया। इस टाइम इंडिया ने बोला कि मतलब बहुत सारे कंट्री को इंडिया ने वैक्सीन फ्री में दिया, ठीक है। तो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी इंडिया का बहुत वर्क किया था उस टाइम में। साउथ कॉपरेशन इसमें इंडिया ने स्टार्ट किया। इंडिया कंट्रीब्यूशन टू यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन इन साउथ अफ्रीका, जो यूएन का पीस कीपिंग है ना, पीस कीपिंग में बहुत सारे कंट्री क्या करते हैं, अपने आर्मी को भेजते हैं। तो जब भी कहीं पे अगर मान लो अफ्रीका में बहुत बार क्या होता है कि वहाँ सिविलियन वॉर, जैसे सूडान वगैरह में आप सुने होंगे, क्राइसिस चलता रहता है, तो वहाँ पे यूएन पीस कीपिंग में इंडिया अपना कंट्रीब्यूशन देता है। इंडिया अपने आर्मी फोर्सेस को भेजता है, तो ये यूएन का पीस कीपिंग फोर्स होते हैं, उसमें भेजता है इंडिया। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चीज़ दिखाता है इंडिया की तरफ से। ब्रिक्स देखोगे, ब्रिक्स जो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया मिलकर जो बनाए थे ब्रिक्स फोरम, ये भी एक आउटपुट है जो ग्लोबल साउथ के में इंडिया एक वर्क कर रही है, ठीक है। इंडिया रोल इन ब्रिजिंग द डिवाइड, कैसे रोल कर रही है एग्जैक्ट देखोगे तो G20 प्रेसिडेंसी ने इंडिया प्रायोरिटाइज किया ग्लोबल साउथ कंसर्न को, ठीक है। ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो। इंडिया अफ्रीका फॉरम समिट जो है ना, फोकस ऑन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड स्किल डेवलपमेंट। क्यों? देखो अफ्रीका भी साउथ का पार्ट है और इंडिया क्या कर रहा है, अफ्रीका के साथ समिट फॉरम साइन किया हेल्थ केयर के सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, स्किल डेवलपमेंट, जो अफ्रीका को बहुत नीड है। तो इंडिया इज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ ना, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हो, अगर गांव का जो आदमी एड्रेस कर रहा है प्रॉब्लम को, उसको मुखिया बनना चाहिए ना, यही बात यहाँ पे हो रहा है। एडवोकेट टू ट्रिप्स को इन्होंने एडवोकेट किया। ट्रिप्स इज नथिंग बट WTO का होता है, ठीक है। इनको इन्होंने एडवोकेट्स किया कि आप भाई कोविड-19 के वैक्सीन में छूट दो, टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस फॉर डेवलपिंग नेशन। इसलिए तो वैक्सीन डिप्लोमेसी इंडिया का बहुत काम आया था उस समय में, ठीक है। अब उसके साथ साथ देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल ISA जो ना फ्रांस और इंडिया ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, अब ग्लोबल हो गया। लॉन्च बाय द इंडिया टू प्रमोट सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज। आप देखोगे ना, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज, खासकर अफ्रीका वगैरह देखोगे, इक्वेटर के आसपास कंट्रीज है, तो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा सनलाइट आता है, ठीक है, आपको पता ही ये बात, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा सनलाइट आता है, तो वाई नॉट सोलर पैनल लगाया जाए, ठीक है, सो डैट कि हम जो खर्चा पड़ रहा है ना क्रूड ऑयल मंगाने का, वो सस्ता हो जाए, ठीक है। उसके साथ साथ अफ्रीका में बहुत गरीबी है, तो इस सोलर एनर्जी को आप
एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी को इंटीग्रेटेड करके दूसरे देश को बेचा भी जा सकता है, दूसरे कंटिनेंट को भी बेचा जा सकता है, तो ये भी आप लिख सकते हो। डीपीआई मतलब हो गया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू इंडिया ने प्रमोट्स क्या किया है, यूपीआई प्रमोट्स किया। आप देखोगे बहुत सारे कंट्री, नेपाल देखोगे बहुत सारे कंट्री ने, श्रीलंका ने यूपीआई अडॉप्ट किया, इंडिया का यूपीआई नेपाल ने अडॉप्ट किया। आधार का जो कंसेप्ट है लिया है, कोविन मॉडल्स जो था फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू अडॉप्ट, तो ये सब चीज़ें इंडिया के थ्रू अडॉप्ट किया गया। तो इंडिया का एक अच्छा प्रोसेस है, इंडिया हेल्प भी कर रही है कंट्री को कैसे यूपीआई के थ्रू। इंडिया का जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है ना बहुत बहुत सक्सेसफुल रहा, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो। सप्लाइड कोविड-19 वैक्सीन टू अदर 100 कंट्रीज को इंडिया ने सप्लाई किया। उसके साथ इसरो प्रोवाइड सैटेलाइट, बहुत सारे को सैटेलाइट आप देखोगे रिसेंटली, जैसे नेपाल को भी हेल्प किया था इसरो ने सैटेलाइट वगैरह में, तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है। उसके साथ देखो ONDC बार बार न्यूज में आ रहा है। ONDC मतलब हो गया ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ONDC प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि ONDC इंपावर करेगा स्मॉल बिजनेसेस को। सबसे पहला बात समझो कि ONDC है क्या, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें सारे स्मॉल सेलर को और सारे कंज्यूमर को इंटीग्रेटेड कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, सो डैट कि जितने भी शॉपकीपर हैं ना, स्मॉल बिजनेसमैन, उनके पास भी वाइड नंबर ऑफ कंज्यूमर हो और कंज्यूमर के पास भी ज़्यादा ऑप्शन हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आदमी कहीं बैठ के कहीं सामान बेच सकता है तो ONDC इसमें रोल लेगा। तो ONDC बार बार 2-3 साल से न्यूज़ में, तो आपसे पूछ सकता है। ओपन इस साल भी न्यूज़ में, ठीक है। अब देखो ना 2 जनवरी का न्यूज़ है, तो कैसे नहीं आपसे पूछेगा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है किसके द्वारा, DPIIT के द्वारा। DPIIT मतलब हो गया डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू डेमोक्रेटाइज द डिजिटल कॉमर्स। तो डेमोक्रेटाइज का बात करना यहाँ पे बात हो रहा है। डेमोक्रेटाइज का मतलब अगर आसान भाषा में समझोगे तो इसका मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं ना कहीं चीज़ों को मतलब एक डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, आसान भाषा में, ठीक है। तो डेमोक्रेटाइज क्यों किया जा रहा है, डेमोक्रेटाइज का मतलब होता है एक्सेसिबल टू एवरीवन, सबको एक्सेसिबल मिल जाए, इसलिए डेमोक्रेटाइज का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ONDC इज अ फ्रीली एक्सेसिबल गवर्नमेंट बैक प्लेटफॉर्म। तो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक प्लेटफॉर्म है दैट एम्स टू डेमोक्रेटाइज ई-कॉमर्स बाय मूविंग इट फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल टू एन ओपन नेटवर्क फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यही हमने आपको बताया है कि एक प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट्रिक मॉडल तैयार कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि उसका एम ही है कि वो डेमोक्रेटाइज कर दिया जाएगा। डेमोक्रेटाइज का मतलब मैंने बताया अभी कि एक्सेसिबल टू ऑल मतलब किसके लिए, बायर्स के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी, दोनों के लिए। एक ओपन नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा सो दैट कि बायर्स के पास भी ऑप्शन है और सेलर के पास भी ऑप्शन है। तो जो स्मॉल बिजनेसमैन उनके पास ऑप्शन नहीं होते, लेकिन इसके थ्रू उनके ऑप्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो डेमोक्रेटाइज ऑफ कॉमर्स पहला ऑप्शन है। इंक्लूसिविटी का ऑप्शन एक है कि इसका ऑब्जेक्टिव भी है कि हम एम्पावर करेंगे स्मॉल बिजनेस को, रिटेलर्स को और लोकल आर्टिसन को कि वो एक्सेस कर सके डिजिटल मार्केट प्लेस को। वो एक्सेस किसको कर सके, डिजिटल मार्केट प्लेस को। तो ये आप जरूर लिखना, कॉस्ट एफिशिएंसी हो जाएगा ना। क्योंकि देखो अगर एक बात समझो कि आप अगर एक घर में रह के कोई चीज़ चला रहे हो, मतलब घर में एक छोटा सा स्पेस में आप चला रहे हो, तो आपका जो आपका कस्टमर एक्विजिशन है वो कम हो जाएगा। कस्टमर एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग ना आजकल किचन जो है ना, मतलब क्लाउड किचन चला रहे हैं। क्लाउड किचन का मतलब होता है घर में किचन चला रहे हैं और वो स्विगी और जोमेटो पे बेच रहे हैं। तो उनका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है ना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उनको कोई स्पेस नहीं लेना पड़ रहा है। स्पेस नहीं लेना पड़ रहा तो मतलब वो अपने घर में बैठ के चला रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन। तो अब जो आदमी कहीं बैठ के कहीं बेच पा रहा है, तो वो उसको बड़ा सा दुकान खोलना नहीं है कि दिखाना है कि मेरा दुकान इतना अच्छा, नहीं दिखाना है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट जो है ना, कस्टमर एक्विजिशन जो है ना, ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह जो है ना सेलर का, वो बच रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है फायदा तो मिल ही रहा है ना, ठीक है। मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है, ब्रिज रीजनल एंड लिंग्विस्टिक गैप। जो लिंग्विस्टिक गैप मतलब लैंग्वेज बेसिस पे जो गैप है, और रीजनल गैप जो है मतलब बिहार का चीज़ें हम कहीं और कहीं भी बेच सकते हैं, तो ये रीजनल गैप कहीं ना कहीं कम होगा। कस्टमर इंपावरमेंट हो रहा है, इंक्रीज ऑप्शन फॉर बायर। अब बेसी बात है सेलर का नहीं, बायर के पास भी ऑप्शन बन रहा है। जब नंबर ऑफ सेलर बढ़ेंगे तो बायर के पास भी ऑप्शन बढ़ेगा ना, कहाँ हमको खरीदना है। जैसे आप सेम चीज़ को फ्लिपकार्ट पे भी देखते हो, सेम चीज़ को अमेजन पे भी देखते हो, जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ देखते हो, लेते हो। इसका मतलब ऑप्शन आपके पास है। इंक्रीज ऑप्शन फॉर बायर्स फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ब्रॉडर एरे ऑफ सेलर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है एक बहुत ज़्यादा सेलर का ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, तो इंक्रीज अवेयरनेस वर्कशॉप गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, कोलैबोरेट किया बहुत सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ टू एडुकेट द स्मॉल सेलर एंड बिजनेसेस। जो भी स्मॉल सेलर स्मॉल बिजनेसमैन, उनको एजुकेट करने के लिए इन्होंने कोलैबोरेशन किया बहुत सारे वेरियस इंडस्ट्री के थ्रू, सो डैट कि उनको अवेयरनेस मिल सके। इसके बारे में ONDC के बारे में नहीं पता होगा, आप आसपास ही पूछोगे नहीं पता होगा, तो उनको बताने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। वर्चुअल ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट किया गया। वर्चुअल ट्रेनिंग मतलब हो गया जैसे जूम वगैरह, जैसे अभी हम लोग वर्चुअली मिल रहे, तो ट्रेनिंग स्टार्ट किया गया। टेक्निकल
टेक्निकल ट्रेनिंग दिया गया सो दैट कि जो ओएनडीसी को चलाने के लिए जो टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, नथिंग बट एप्लीकेशन, वो पता होना चाहिए। ओएनडीसी हैज डेवलप अ हैंडबुक टू हेल्प अ सेलर। हैंडबुक मतलब हो जाता है, जिससे आपका हैंडबुक क्या हो सकता है, वन डे बिफोर मीन्स क्या हो सकता है कि आप की पॉइंट्स लिखोगे, दैट इज हैंडबुक। हैंडबुक क्या होगा, हेल्प करेगा सेलर को टू अंडरस्टैंड हाउ ओएनडीसी वर्क, ठीक है। फिट ऑन स्ट्रीट प्रोग्राम है, इसको जरूर लिखना। द सपोर्ट टू सपोर्ट द नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स एनपी इज इन आइडेंटिफाई एंड educating seller about the benefit of ONDC and how to join through the seller application। तो इसके थ्रू क्या होता है कि आइडेंटिफाई और एजुकेट किया जाएगा सेलर को, उनको बताया जाएगा कि बेनिफिट क्या क्या है, ONDC का बेनिफिट क्या क्या है, और उसको कैसे ज्वाइन करेंगे सेलर एप्लीकेशन के थ्रू, ये इस थ्रू बताया जाएगा, फिट ऑन स्ट्रीट प्रोग्राम। तो जब भी एग्जाम में अगर मान लो आपको आ सकता है ना क्वेश्चन, अगर ये ना आए, अगर आ सकता है कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, इंडिया के अंदर रूरल बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, ऐसा कोई भी टर्म पूछेगा तो आप ONDC जरूर लिखना। मेंस में आपके पास ऑप्शन जरूर होता है कि आप जो पढ़ के गए हो ना उसको कैसे लिखना है। तो टॉपिक आपको ONDC ना पूछे, जस्ट हो सकता है नहीं पूछे, तो हो सकता है कि आपको ये जरूर पूछ सकता है कि हम कैसे इकोनॉमी को ग्रो करें, रूरल इकोनॉमी को कैसे ग्रो करें, तो वहाँ एक ऑप्शन ONDC के बारे में जरूर लिख सकते हो, ठीक है। टू कनेक्ट एवरी विलेज, देखो नेक्स्ट ही लिखा हुआ, इन इंडिया एंड टू द नेशनल डिजिटल मार्केट CSC खोला गया, कॉमन सर्विस सेंटर हैव गॉन लाइक ONDC। आप देखोगे ना कॉमन सर्विस सेंटर CSC बहुत जगह आपको मिलेगा, और ये सारे विलेज को कनेक्ट करने के लिए खोला गया, तो ये सब जरूर लिखना। व्हाट्सएप बोर्ड, व्हाट्सएप डो में मेनली ONDC संध्या लॉन्च किया गया 5 लैंग्वेज में, सो दैट कि सेलर को हेल्प मिल सके और बायर को इंफॉर्मेशन अबाउट द ONDC, तो हमको भी हेल्प मिल सके और जो बेच रहा है उसको भी हेल्प मिल सके। तो व्हाट्सएप बोर्ड खोला गया। व्हाट्सएप बोर्ड क्या होता है, नथिंग बट देखना कोई व्हाट्सएप बोर्ड में क्या होता है कि आप कुछ भी अगर हाई लिखोगे ना, उधर से ऑटोमेटिकली मैसेज आने लगेगा। बोट इज नथिंग बट जो ऑटोमेटेड मैसेज आता है उसको बोलते हैं बोट, ठीक है। अब देखो ये न्यूज में है ONDC फॉर MSME, MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज फॉर्म अ बैकबोन ऑफ इंडिया इकोनॉमी। आपको पता है कि MSME जो है ना बैकबोन इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। इंडस्ट्री के क्षेत्र में MSME बहुत अच्छा वर्क कर रही है। तो ONDC प्रोवाइड क्या करता है, यूनिक अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम चैलेंजेस सच एज लिमिटेड डिजिटल रीच एंड हाई प्लेटफॉर्म कॉस्ट। तो जो MSME है ना उनमें प्लेटफॉर्म कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है और लिमिटेड डिजिटल रीच है उनका, ठीक है। डिजिटल रीच बहुत ज़्यादा MSME का नहीं होता है, तो इसको कम करने के लिए ONDC इनको बहुत हेल्प करेगा। तो MSME के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक है। की बेनिफिट क्या क्या हो सकता है MSME न्यूज में, तो इन शॉर्ट मैंने कोशिश किया कि MSME को भी आपको बता दूं। तो इंक्रीज विजिबिलिटी, MSME गेन एक्सेस टू अ नेशन वाइड कस्टमर बेस, तो उनको एक नेशन वाइड कस्टमर बेस मिल जाएगा। आप देखो जब भी आप मेंस का सोचो ना, तो टॉपिक जब ले रहे हो टॉपिक के कीवर्ड पे समझो कि ONDC ना बहुत ज़्यादा वाइड एरिया को कवर करेगा, तो यही एक कीवर्ड है जिसको आपको लिखना है। उसके साथ साथ दूसरा कीवर्ड क्या है, आपको ऊपर ही बताया कि कॉस्ट घटेगा, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट घटेगा, तो ये MSME के लिए भी घटेगा। स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा, अगर आपको वर्चुअल ट्रेनिंग हम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो स्मॉल सेलर उसका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है और फेयर कंपटीशन हो जाएगा ना। अगर देखो अगर कोई गांव में बैठा है कोई पटना में बैठा है, दोनों को ONDC वर्क कर रहा है तो कंपटीशन तो फेयर हो गया ना। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो पटना में बैठा हुआ आदमी ज़्यादा कमा रहा है और गांव में बैठा हुआ आदमी कम कमा रहा है, लेकिन जब ONDC पे दोनों वर्क करेगा तो फेयर कंपटीशन हो गया। तो ये कीवर्ड जरूर MSME के लिए, लेकिन अगर MSME ना पूछ के ONDC कैसे स्मॉल सेलर को हेल्प कर रहा है तब भी ये कीवर्ड आप लिख सकते हो। कौन है आपको रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा, क्योंकि ये कीवर्ड उनके लिए भी है ना, उनको भी तो फेयर कंपटीशन मिल रहा है, उनका भी कॉस्ट घट रहा है, तो ये ऐसे स्मार्ट वर्क आपको करना है, ठीक है। अब देखो कास्ट इन जेल में ना कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जेल में अगर नीचे वाला कास्ट है ना उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला है कि आप सेंटर शुड एड्रेस द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द मॉडल प्रिजन मैनुअल ऑफ 2016, जो 2016 का जो प्रिजन मैनुअल था, एंड द मॉडल प्रिजन कन्वेंशनल सर्विस एक्ट ऑफ 2023 इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर उनको बोला कि इसमें आप चेंजेस करो। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइंड आउट किया है कि जेल के अंदर जो आपका हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, दिस मे बी टॉपिक इन योर ऐसे माइंड इट, हो सकता है ऐसे में टॉपिक, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है, तो आप वहाँ पे मेंशन करना कैसे आर्टिकल 15(1) का वायलेशन और आर्टिकल 17 दैट इज नथिंग बट अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 23 जो प्रोविजन ऑफ फोर्स लेबर है वो वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो ये इन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न दिखाया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन प्रिजन, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप रेडी होगे ना, तभी रेडी होगे जब आप इसको पढ़ सकते हो। तो इस टॉपिक को जरूर कंप्लीट करना ना, ये ऐसा नॉर्मल टॉपिक है, नॉर्मली आपको कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। ऊपर वाला टॉपिक ऐसा था जो अंडरस्टैंडिंग वाला था, इसलिए मैंने बता दिया। ONDC कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, कोई बिहार का कोई इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाया होगा, आई एम 100% श्योर अबाउट दैट, ठीक है। कोई नहीं आपको पढ़ाया होगा, इसलिए मैंने सोचा कि इन टॉपिक को जल्दी एड्रेस किया जाए। उसके साथ साथ
रुपी वीकनिंग भी नहीं पढ़ा रहा होगा, ठीक है। इस बात को समझो, इंडिया जो ब्रीज कर रहा है, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ, ये सब टॉपिक जो ऐसा है कि मेन में गायब है, तो इस चीज़ को समझो, इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब देखो एआई, अब आप लोग साइंस एंड टेक के लिए मर रहे हो, देखो इस एआई एक्शन समिट हुआ पेरिस में, आपसे कैसे नहीं पूछ सकता क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछेगा इंडियाज रोल एंड हाउ दिस हेल्प इंडिया लीड इटसेल्फ इन द ग्लोबल साउथ, तो ये पूछ सकते हो। तो ग्लोबल साउथ यहाँ पे भी आ रहा है, तो एआई का बहुत ज़्यादा। अब एआई में आप गवर्नेंस में कैसे हेल्प करेगा नहीं पढ़ रहे हो, एआई आपको लेजिस्लेटिव में कैसे हेल्प करेगा, एआई हेल्थ सेक्टर में कैसे हेल्प करेगा, एआई आपका एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प करेगा। अब जब ये पॉइंट आप खुद से नहीं लिखोगे तो एग्जाम में कैसे अच्छा करोगे, बताओ ना। ये सब आपके दिमाग में क्लियर कर, दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। हेल्थ सेक्टर में एआई क्या वर्क हुआ, कोई इनिशिएटिव आया, गवर्नमेंट का कोई प्लान है, बैठ के कभी 1 घंटा बैठ के टॉपिक सोचो। जैसे एआई बार बार न्यूज में है, तो क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में की पॉइंट लिखो। जो हम परिश्रम बैच करा रहे हैं उसमें यही सब चीज़ प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आपका माइंड खोलें, सो दैट कि आप प्री और मेंस साथ साथ आपका रेडी हो। मेंस अगर पूरा साल प्री के लिए पढ़ते हो और प्री और मेंस के बीच में मेंस के लिए पढ़ते हो, मतलब 1 साल प्री पढ़ोगे, 3 महीना में मेंस निकालोगे, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये, ठीक है, नहीं हो सकता है, ठीक है। इस बात को समझिए। रेगुलर मेंस करेंट अफेयर्स मेंस के लिए साथ साथ ना इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पैनल आपसे पूछ देना कि रुपी वीकनिंग से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फर्क पड़ेगा, क्या बता पाओगे जब तक आप नहीं पढ़ोगे, तो इसलिए रेगुलर मेंस करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट। आप 3 महीना में चाहते हो, पहले आराम से प्री निकाल लेते हैं, प्री निकलेगा तब ना मेंस का सोचेंगे, गलती से निकल जाता है प्री तो फिर रोते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन।